दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। और इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत विरासत टैक्स के साथ। सर, देश की सियासत में विरासत टैक्स का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान के बाद भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पलटवार किया है, वो हमलावर है। तो आप विरासत टैक्स और इस मुद्दे के सियासी पहलुओं के बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही साथ एक प्रश्न और है कि सैम पित्रोदा के बयान से क्या लोकसभा चुनावों के चलते कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? देखिए, पहले सैम पित्रोदा के बयान पे आए जी। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में, अमेरिका में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि विरासत कर जैसे अमेरिका में विरासत कर लगा भारत में भी होना चाहिए। तो अमेरिका में जो विरासत कर है वो ये है कि उदाहरण के तौर पर जहाँ 100 करोड़ की किसी की संपत्ति है और आदमी की मृत्यु हो गई है तो वो संपत्ति जो वारसों को जाने हो तो उसमें 55% जो सरकार ले जाती है, 45% वारसों को मिलती है। वो 55% इस नाम से लेते हैं कि ये सार्वजनिक जो है उद्योगों पे लगे, जैसे हॉस्पिटल, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा या पब्लिक की यूटिलिटी में, उनका ये कंसेप्ट था। और इसके जो आपने बोला कि पॉलिटिकल जो भाजपा तो प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सहित सब ने उसको निशाना साधा कांग्रेस को। ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आपके कर लगा रही है। बात यह है कि इसका कारण यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात जुड़ी थी कि फाइनेंशियल सर्वे, उस फाइनेंशियल सर्वे को उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान में जोड़ दिया। तो अब ये जो बयान आया, इसका पॉलिटिकल जो नुकसान था वो तो इस समय हो गया, पर कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये उनके निजी है बयान है, हमारा नहीं। पर जो एक परसेप्शन बननी थी वो आ गई, क्योंकि जो अब इतने बड़ी पार्टी ने और इतने बड़े नेताओं ने उसको पकड़ लिया इस बात को, तो उसका है यह कि ये 1985-86 में राजीव गांधी सरकार ने स्टेट ड्यूटी जो हमारी लगती थी वो विरासत का ही है, उसका यहाँ पे स्टेट ड्यूटी का नाम चलता था कि जाने वाले की संपत्ति पे इतने परसेंट, 85% पे टैक्स लगा के उसके पास में। तो 85-86 में राजीव गांधी सरकार ने वो खत्म की और उसकी दलील ये दी कि उस समय 20 करोड़ रुपया एकत्रित हुआ था स्टेट ड्यूटी के साथ और उससे ज्यादा खर्चा था उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड को सारा। तो उन्होंने इसका कोई लाभ नहीं है। और दूसरा इसका उद्देश्य था कि ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल हो। जब पहले पैसे ही नहीं पूरे होते, वो दोनों पर्पज डिफीट हो गए, तो उन्होंने कहा इसको खत्म कर दो। तो अब दोबारा ये, इससे पहले अरुण जेटली जी ने स्वयं 17-18 में 2019 के इलेक्शन से पहले ये बात चल रही थी, पर उन्हीं के चुनाव बात खत्म हो गई कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये, क्योंकि इसमें सोचने वाली बात है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है और जो भारतीय सब है समाज, दोनों में अंतर है। वहाँ पे सुरक्षा मिली हुई है, यहाँ पे किसी को सुरक्षा, यहाँ पे तो पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के बच्चों के भविष्य के लिए दादा पोता आगे संभालते हैं कि 3 पीढ़ियों तक चले, अपना पेट काट के वो रखते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के लिए है। तो ये सोच यहाँ पे चलनी नहीं थी और इसी का उनको नुकसान भी है। और अब पल्ला झाड़ लिया, चुप हो गया पित्रोदा भी। तो ये मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक नुकसान होना था वो तो हो चुका है। हाँ। अब इसका वापस तो आना नहीं, बात की बात निकल गई तो चल रहा है। उनको ये समय परिस्थितियाँ देख के अपनी तरफ से तो उन्होंने घोषणा पत्र का समर्थन किया था, पर विपक्ष का काम है कि वो कमजोरी पकड़नी, उन्होंने पकड़ ली और उसका असर समाज में दिखाई दे रहा है इस समय। तो ये आगे से यही है कि समय परिस्थितियाँ देख के अगर करें और इसके बाद अगर साथ में वो जोड़ते हैं कि हमने ये करना है तो हम सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, बिल्कुल, बुजुर्ग को, बच्चों को पढ़ाई की, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आगे वो अपनी बात आगे रखते तो तब भी कोई वजन बनता। उन्होंने बात वहीं पे खत्म कर दी। या तो आगे एलेबोरेट करते भी भारत में हो तो फिर ये ऐसे काम हो सकते हैं, तो ऐसे वो उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो उसका खमियाजा कांग्रेस भी भुगत रही है, वो भी भुगत रहे हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। बिल्कुल सर।
आगे प्रोग्राम में चर्चा एक बार फिर से ईवीएम की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की स्लिप के 100% क्रॉस चेकिंग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और इसके साथ ही कोर्ट ने ईवीएम के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। यानी कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे या कैंडिडेट्स चाहें तो वो ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो लाभ ये है कि जो ईवीएम को लेकर, इस जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो भ्रम भ्रांतियां गैर सरकारी संगठनों ने की हुई थी, जो याचिकाएं वो सारी खारिज कर दी, और न्यायालय ने जो फैसला दिया उससे जो भ्रम भ्रांतियां लेकर हर चुनाव के समय पिछले 10-12 साल से यही प्रोसेस चल रहा है कि हर चुनाव के समय ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क वो खत्म हो गया। न्यायालय ने कह दिया कि हम बैलेट वाले दौर में नहीं जा सकते, वहाँ की खामियां हमें पता है, हमने देखी हुई हैं, तो वो दौर खत्म हो गया। अब जो दूसरी ईवीएम की आ गई, उसमें जो आपने कहा कि रीचेकिंग वाली बात, उसमें भी न्यायालय ने बड़ी स्पेसिफिक बात की है कि जो तीसरे और चौथे नंबर पे जो कैंडिडेट उम्मीदवार आए, वो अपने खर्चे पर विदिन 7 डेज, रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के बीच में वो अपने खर्चे पर रीचेकिंग करा सकता है, और अगर वो उसकी गड़बड़ी निकलती है तो उसको पैसा उसको वापस मिलेगा। और दूसरा, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि 45 दिन के बीच में आपको ईवी मशीन के साथ साथ वो वीवीएम के और साथ में जो साइन वाली लिस्ट है वो भी सुरक्षित रखे, वो जो सिस्टम है उसको भी रखे 45 दिन तक, वो तीनों चीज़ें। तो इसका मतलब कि एक जो भ्रम भ्रांतियाँ लेकर जो इस प्रश्न मारते वो क्या होगा। क्योंकि तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, उस पर हम संदेह के आधार पर, ऐसे नहीं आप कोई भी, हमें जो पिछले हमने निर्देश दिए वो जैसे 100% मांगा और न्यायालय ने कहा था 5%, वो 5% को चुनाव आयोग लागू कर रहा है। और फिर ये है कि उसमें किसी की शिकायत नहीं आई, कोई वाला कोई जितनी चेकिंग हुई। चुनाव आयोग ने पहले ही बोला था कि ये सारे अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रश्न करते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार नहीं कई बार कहा कि हम हर स्तर पर उसकी चेकिंग होती है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं, इंस्टॉल करने से पहले, बनने से लेकर इंस्टॉल करने तक, और फिर उसकी सब पॉलिटिकल पार्टी के पास एग्जिबिट किया जाता है कि ऐसे ऐसे ये चलना, सारा कुछ करना। तब कोर्ट ने भी इसी बात को मोहर लगाई है कि पारदर्शिता भी बनी। कोई ऑब्जेक्शन करता है तीसरे चौथे नंबर, सारे नहीं कर सकते, जो तीसरे चौथे नंबर पे उम्मीदवार हैं उनको लगता है तो एक खर्चे पर साथ, ताकि हर कोई आके उठ कर ये ना करे। और बैलेट पेपर 98 करोड़ जहाँ पे हमारे मतदाता है, तो कैसे हो सकता है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें जो कमियां लगती है, जो किसी को आते समय अनुसार कोई बदलाव चाहिए, वो प्रक्रिया को कोर्ट ने कहा कि वो चलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक स्वागत कदम है। और जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो मैं समझता गैर सरकारी संगठन भी, राजनीतिक दल भी, नेता भी आए दिन कोई ना कोई श्रेणी, वो सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक भरोसा है, ये भरोसा अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने को, कमजोर करने के जो है ना अंदेशे के साथ जो चलते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया भी चल रही है कि हमारी व्यवस्था को तोड़ने, कमजोर करने, तो वो सिस्टम जो अब खत्म हो जाना चाहिए और उस पर एक नकेल डाल दी। इसके बाद जो पूछेगा तो कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि अब विश्वास लोगों को होगा कि न्यायालय ने निर्णय लिया है, तो सब चुनाव आयोग भी इंडिपेंडेंट है, न्यायालय भी इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसी को कहते हैं, तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला निर्णय स्वागत योग्य है। बिल्कुल सर, हम भी अपने प्रोग्राम में चर्चा करते रहे हैं कि जो पार्टी जीत जाती थी, विरोधी दल हमेशा यही कहता था कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। जब वो अपने दूसरी स्टेट में खुद जीत जाते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं। तो ये पिछले हम अतीत में चर्चा में ये बात होती है कि अब क्लियर होगी स्थिति, तो कम से कम अगली जनरेशन में जो हमारी व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वो मजबूत होगी। तो ये इसलिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य निर्णय न्यायालय का। जी, आगे प्रोग्राम में चर्चा एक बार फिर से दल बदलने की, और अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में हफ्ता दर हफ्ता हम ये चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि सर लोकसभा चुनावों के चलते माहौल एक बार फिर से ऐसा बना हुआ है कि दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और ज़ोरों शोरों से जारी है। और हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बार बार दल बदलने वाले नेताओं के बारे में कहा है कि ऐसे बार बार दल बदलना परेशान करने वाला है, और उन्होंने दल बदलने के कानून को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। तो
तो आप इस दल बदलने के बारे में क्या कहेंगे? वेंकैया नायडू जी ने दो बातें कही, एक तो दल बदल को लेकर चिंता जताई, दूसरी उन्होंने भाषा को लेकर कि जो भाषा, और ये दोनों विषय जो है चिंता और चिंतन के हैं, जो उनके नायडू जी ने जो समय अनुसार ये बात उठाई है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और आज ही चुनाव आयोग के खबर आई हुई है कि अकाली दल को भी, भाजपा को भी, आम आदमी पार्टी को पंजाब में जो शब्दावली है उनको लेकर नोटिस दिया, और पहले यूपी में भी गए, देश के अन्य भागों में भी चुनाव आयोग समय समय पर नोटिस दे रहा है। लेकिन जो नायडू जी ने कहा है कि देखिए अजीब स्थिति है कि आज सुबह आप एक पार्टी में हैं, अगले दिन आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, तो उसी पार्टी में जिसमें आप 20 साल से हैं, 10 साल से हैं, या 10 महीने से हैं, तो उठते उस अगले दिन ही जाके आप उसके प्रति ऐसी शब्दावली बोलते हैं जिसको कल तक आप डिफेंड करते थे, उसी को आप फिर गाली देना शुरू करते हैं। और फिर भाषा भी इस तरह की इस्तेमाल होती है कि जो संवैधानिक पद पर चाहे सीएम है, चाहे पीएम है, चाहे कोई, उनके प्रति भी भाषा ऐसी निचले स्तर की चले जाती है कि आदमी को कहते हुए, शब्द कहते हुए भी शर्म आती है कि ये एक नेता जो इसके हमारा प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, फिर जो जाने वाले हैं वो अपने मतदाताओं को या उनके भावना का कदर नहीं करते, क्योंकि मतदाता ने आपको चुना एक विचारधारा को लेकर। बिल्कुल सर। उसकी विचारधारा को आप, मतदाता की भावनाओं को कदर खत्म, अगले दिन दूसरी पार्टी में चले गए, उस तरफ चले गए। अब होना ये चाहिए कि ये जो नायडू जी की चिंता है, ये सारे देशवासियों की जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं उनके लिए चिंता को। 1/3 जो दल बदल कानून बना था उसमें लकुने हैं, तभी वो बोल रहे हैं कि ये इसमें सख्ती लाई जाए। अब सख्ती का कोई कानून एक सीमा तक ही है, इसमें मॉरल वैल्यूज भी आती हैं, आपके नैतिकता कहाँ है, आपकी आत्मा कहाँ है, आपकी वो सब मैं समझता हूँ नेता जो राजनीति में आ गए आज यूटिलिटी बेस्ड या स्वार्थ सिद्धि, अपना लाभ, अपना व्यक्तिगत हित देखते हैं, ना समाज का देख रहे हैं, ना मतदाता का देख रहे हैं, ना देश का देख रहे हैं। वो तो मैं कहाँ पे, मुझे सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए, कुर्सी मिल गई, बात खत्म हुई, और उसको हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। समाज को बेबस है वो भी एक्सेप्ट कर लेते, तो ठीक है उससे होगा। तो मेरे तो लगता है कि जैसे अब चुनाव का दौर है, एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में आदमी चले जाता है, तो जाना तो उसके अपने उसका मन बदला तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए एक समय सीमा होना चाहिए कि एक नेता जब दूसरी पार्टी में जाता है तो कम से कम 2 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा उस टिकट, उस पार्टी से, तभी ये रुकेगा सिलसिला। अगर आप आज ज्वाइन किया, सुबह उन्होंने टिकट अनाउंस कर दी, तो फिर बात क्या बनी? जब उसको पता भी आज मैं छोड़ूंगा तो अगले 2 साल नहीं लड़ूंगा, तो वो जाएगा नहीं। ये कम से कम एक समय सीमा नेता, सब पोलिटिकल पार्टी सोचे। अब समस्या ये है कि एक अकेला व्यक्ति नहीं है, जो पार्टी ले रही है उसकी हाईकमांड भी तो इन्वॉल्व है उस फैसले में। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, दूसरी पार्टी के हाईकमांड से लेकर नीचे तक उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो ये फिर करेगा कौन? समस्या ये है कि एक आदमी ने एक डिसीजन लिया, वो ने एक पार्टी को या अपने वार्ड के आदमी को या मतदाता को धोखा दिया या उसका विश्वासघात हो गया, वो दूसरी गया तो जो ले रही है उसको अगले दिन टिकट दे रही है, तो जो टिकट दे रही है तो फिर उसने भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना। अब दोनों पार्टियां एक तरह से जाने वाला भी एक्सेप्ट करने वाला भी वो कटघरे में है, तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये सिलसिला हमारी व्यवस्था में जो लोगों का विश्वास का उसको कमजोर करेगी और अल्टीमेटली नुकसान राजनीतिक दलों को, नेताओं का होगा। आज तो क्षणिक लाभ मिल जाएगा, आज की दौर है, परिवर्तन का दौर चल सकता, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में सारा एक परिवर्तन दौर इसमें चल जाएगा, लेकिन अगले 5 वर्षों में फिर ऐसे नेताओं की अपनी छवि खराब होगी, राजनीतिक दलों की छवि खराब होगी। तो इस स्थिति के आने से पहले कि आप मतदाता की नजर में गिर जाएं, तो बेहतर है कि आप एक समय सीमा अपने आप रखें, क्योंकि जैसे समुद्र की अपनी मर्यादा है, तो विचारों का समुद्र है, इसकी भी पार्टी को अपनी मर्यादा रखनी पड़ेगी। इस पे आप कानून के द्वारा हर चीज का हल नहीं ढूंढ सकते। जो मर्यादा तो राजनीतिक दल और राजनेता दोनों को भी रखनी होगी, तभी जाके बात हमारा लोकतंत्र की जो व्यवस्था में मौजूद होगी और मतदाता की आस्था भी उसमें मौजूद होगी। ये एक नायडू जी ने एक समय अनुसार जो बात उठाई है, ये चिंता और चिंतन दोनों ही करने की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल सर। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा खडूर साहब से
चुनाव लड़ रहे अमृतपाल सिंह की। सर, डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह खडूर साहब से चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। तो इन दोनों बातों का क्या पंजाब की सियासत पर इस समय प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सियासत अलग चीज है। ये दोनों, देखो, अमृतपाल जी जेल में है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते उसका अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि आरोपी है, अभी अपराधी नहीं है, आरोपी है, उसको लड़ सकता है। और इससे पहले इसी खडूर साहब से जो सिमरजीत मान सिंह जेल में 89 में लड़े और जीते। यूपी में बड़े केस हैं, देश के अन्य भागों में बड़े ऐसे नेता हैं जो जेल में रहे और लड़े और जीते हैं। यही मूसेवाले के तो वो भावनात्मक हैं, वो अपने बेटे के लिए उनका दुख है, तो जीत हार उनके लिए इतना मायने नहीं रखती जितना वो संदेश देना चाहते कि मुझे न्याय मिले। उसका पहले ये आगे जो बात जो अमृतपाल सिंह जी की, वो ये आती है, जो चर्चा चल रही है कि उनके लिए अकाली दल बादल अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन दे रही है या सीट खाली छोड़ने जा रही है। ये पंजाब के लिए एक नई सेंसिटिव जो है सोचने वाली बात है, ये विचारनीय बात है, क्योंकि हमारा जो 80 और 90 का पंजाब का दशक था, उसमें सरदार प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल बादल के जो सर्वे थे उस समय, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन भी, अपना व्यक्तिगत जीवन भी, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन तो लगा ही दाव पे उनका, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन भी दाव पे लगाकर पंजाब और पंजाबियत और अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल को उस भंवर से बाहर निकाला। वो एक अलगाववाद का, आतंकवाद का भंवर था, जिसमें पंजाब का खेत खलिहान भी लहूलुहान हुआ, घरांगन भी लहूलुहान हुआ, पंजाबियों का भावनात्मक जो शोषण भी हुआ, सब कुछ हुआ, राजनीतिक शोषण भी हुआ, भावनात्मक शोषण भी हुआ। तो वो दौर एक ऐसा काला दौर था पंजाब का, जिसको दोबारा कोई देखना नहीं चाहता। उसको याद तो किया जाता है कि दुख है, दुख को याद तो किया जाए, दुख तो सारी उम्र याद रहता है आदमी को, लेकिन वो दोबारा ना आए, इसके लिए हर पंजाबी सतर्क है। और अगर अकाली दल बादल इस समय, सुखबीर बादल अगर ये निर्णय लेते हैं कि वो सीट खाली छोड़ते हैं, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष समर्थन देते हैं, इसका मतलब ये हो कि अकाली दल अपने उसी पुराने भंवर में जाने वाली स्थिति में हो गए, और पंजाब फिर अगले 5 साल में या 7 साल में वो उस दिशा में जाएगा जो नफरत की आग में झुलने वाली होगी। तो ये ना देश के लिए अच्छी होगी, ना पंजाब के लिए, ना पंजाबियों के लिए, और ना ही अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल बादल के लिए। इसलिए बड़ा सतर्क और सोचने वाला और समय है सबके लिए, क्योंकि एक लम्हे की खता जो है वो सदियों भुगतनी पड़ती है। ये बात हमें सबको याद रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चुनाव लड़ने का, दोनों को अपने हक हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई चंबे वाली बात नहीं। बात तो सिर्फ ये है कि आगे समर्थन और उसकी स्थिति क्या बनती है, और विशेष रूप से श्रोमणी अकाली दल की, बस ये एक चिंता, मतलब विचारणीय विषय है। बाकी तो ठीक है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, उसमें कोई मना ही नहीं है किसी को लड़ने की। बिल्कुल। आगे चर्चा एक बार फिर से भाजपा की, क्योंकि पंजाब में लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित है, चुनाव नजदीक हैं, लेकिन सर भाजपा ने अभी तक पंजाब में 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो क्या लग रहा है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में देरी करने से इसका भाजपा को कोई नुकसान होगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक शब्द में कहना तो नुकसान ही है। देखिए, ऐसे है, भाजपा 2021 में अकाली भाजपा गठबंधन टूटा था, बिल्कुल। 22 में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा अकेले लड़ी। 2023 में लोकसभा उपचुनाव जालंधर का हुआ, वो भी भाजपा अकेले लड़ी, और दोनों में उसकी जो राजनीतिक स्थिति के हिसाब से देखे तो चौथे स्थान पर रही। तो अब 2024 है, चाहिए तो ये था कि भाजपा हाईकमान को 2024 के जो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए 2023 में जब उपचुनाव होगा तो उस समय एक सजरा ऐसा बन जाता है कि हाँ, हमारे 13 सीटें हैं, यहाँ पे ये आदमी लड़ेगा, ताकि उसको, क्योंकि जो आदमी स्टूडेंट कमजोर होता है वो मेहनत करता है पहले भी, मैं अगला चुनाव, अगला इम्तिहान मैंने देना है तो उसके लिए तैयारी करूँ मैं अभी से। तो चाहिए तो ये था 23 पे ही उपचुनाव के परिणाम के बाद इनकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, हमारे 13 आदमी, ये 13 कैंडिडेट ये लड़ रहे हैं। तो लेकिन
जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, कौन इस दल से आ रहा है तो उस दल से जा रहा है, वो एक सीमा थी, ठीक है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट बदला, उन्होंने दूसरा ले लिया, पर उनके आज 13 कैंडिडेट उन्होंने घोषित करके वो अपने पूरे प्रचार में लगे, उनकी मशीनरी सारी पार्टी लगी। जबकि भाजपा को ये जरूरत है कि वो भी अपने 13 करके पूरे प्रचार में लगे। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा हाईकमान को, मान लो एक रामलला की बात करते हैं, मोदी के नाम की बात करते हैं, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक दावा करते हैं, लेकिन पंजाब में परिस्थितियां राजनीतिक बिल्कुल उल्टा है पंजाब भाजपा के। यहाँ पे भाजपा का अपना जगह बनाने के लिए भी समस्या है, मोदी के नाम की भी एक वर्ग में समस्या है, एक वर्ग विशेष समर्थन में है तो एक वर्ग विशेष विरोध में भी है। तो ये उम्मीदवार को इतना समय, अब रह कितने के 4-5 हफ्ते, पहली जून को रिजल्ट है, हाँ। तो आप मई तो 4 दिन मई आ गया, तो 1 महीने में आपके 4 अभी उम्मीदवार ही आपने घोषित किया। तो जब उम्मीदवार ने घोषित कर तो आप इसका मतलब कि आपके पास अभी उम्मीदवार चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता का दौर होता है ना, ये व्यक्ति के लिए भी और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह है। डिसीजन होना चाहिए भाई, लड़ना है नहीं लड़ना, ये आदमी लड़ाना। अगर आप इसका इंतजार कर रहे हो कि ये दूसरी पार्टियां कौन सा करेंगे, इसका मतलब कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी नहीं है, आप दूसरे की स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो मैच नुकसानदेह होती है। आपको अपनी स्ट्रेटजी, दूसरा आपका देखे आपने गेम बनाया तो मैंने करना। ये जो है, जब खिलाड़ी अपनी गेम नहीं खेलता, दूसरे की अनुसरण करना था, तो वो जीतता कम है। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, हमें कोच यही कहता था अपनी गेम खेलो, हार जीत बाद की बात है, खेलो तो अपनी गेम। तो अपनी गेम भाजपा को भी यही चाहिए, जितनी जल्दी हो अपने 4 जो सीटें हैं, वो संगरूर है, खडूर साहब है, फिरोजपुर है, फतेहगढ़ साहब है, 3-4 सीटें हैं, तो उसको क्लियर करके सारी अपनी ताकत झोंक दे। पंजाब में वो कमजोर है, रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी स्थिति और है, पंजाब में वो कमजोर है। कमजोर तो ज्यादा पढ़ाई करता है, ज्यादा मेहनत करता है, वो स्ट्रेटजी बनाता है मैंने कैसे जीतना है, तो उसमें जो देरी है वो नुकसानदेह है। ये भाजपा के हाईकमान को नुकसान है। और दूसरी बात, ये हाईकमान को मैं इसलिए कहता हूँ कि पंजाब स्तर से सारे नाम, मेरे हिसाब से जो मेरे इन्फॉर्मेशन है, जो इन्होंने अपने नाम भेजे हुए हैं, पंजाब भाजपा यूनियन ने अपने नाम भेजे हुए हैं, डिसीजन उन्होंने लेना है हाईकमान ने। इन्होंने तो अपने जो क्रिया थी पूरी कर ली, प्रोसेस पूरा करके इन्होंने भेज दिया। अब वो नहीं करेंगे तो ये तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हाईकमान की जिम्मेवारी है। हार जीत का सेहरा जो तो फोड़ेंगे भाजपा पंजाब पे, जबकि जिम्मेवारी होगी हाईकमान की। हाईकमान ने जब 1 महीने पहले दिए नहीं दिया तो उम्मीदवार वो काम कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल उसने सारा फंड भी रेज करना है, पार्टी वर्कर को उत्साहित करना है, अरेंजमेंट भी सारा जो उसका करना। तो ये 20 लाख के वोटर है, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें घूमना करना सारा कुछ आसान काम थोड़ा। कोई आगे गर्मी का मौसम है, तो वो एक प्लानिंग जो चाहिए थी कि कम से कम उसको 2 महीने पहले ये सारी चीज मिलती तो वो करता। अब ये अनसर्टेनिटी भाजपा को पंजाब में मैं समझता हूँ नुकसान ही करेगी, इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ये देरी नहीं करनी चाहिए थी, अब भी जल्द से जल्द करें, ताकि आगे फिर एक अगर 4 दिन निकाल दिए तो फिर और नुकसान होगा, फिर वो रिकवर नहीं हो सका। मेरे ये सोच है, बाकी तो भाजपा हाईकमान देखे, उससे जो करना तो उनका फैसला। पर मेरे अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है, उनके भाजपा का कार्यकर्ता भी फिर निराशा में आ जाता है कि ऐसे दौर में क्या करेंगे हम। तो जितनी जल्दी वो निराशा से आशा में लेके आए और काम करें, मैं तो यही कहता हूँ। आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ फिर अहम मुद्दों पर सर के साथ होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।